दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित सारे पहलू को देखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, उस पर विचार करेंगे। बहुत से इसमें कंट्रोवर्सी है, उसको भी समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों के लिए हुई थी या भारतीयों के लिए। हमारे महान विद्वानों का क्या राय है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या यह एक अखिल भारतीय संस्था थी या इनसे पूर्व भी कुछ संस्थाएं जन्म ले चुकी थी। इनसे पूर्व जो संस्थाएं जन्म ले चुकी थी, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। उसमें से आपको कुछ बातें याद रखना है और अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर आप इसी चैनल के माध्यम से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ऐसे तो जनरली आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक विद्यालय में। लेकिन इससे पूर्व हम जानना चाहेंगे कि हम उस समय की बात करने जा रहे हैं जब एक राष्ट्र के लिए भारतीय लोगों के मन में एक उबाल आ रही थी इस बात को लेकर कि देश में एक आंदोलन छिड़ा जाए। तो इस आंदोलन को कैसे समेट के एक जगह पर लाया जाए, इसके लिए एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना करनी थी, जो कि 19वीं सदी के छठे दशक से शुरू हो चुका होता है। फिर भी एक भारत संघ करके एक संस्था होती है जिसके संस्थापक सुरेंद्र बनर्जी यानी इंडियन एसोसिएशन की बात किया जा रहा है। तो उस भारत संघ में कोशिश जरूर किया गया था कि ये अखिल भारतीय संस्था बने, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर हुई थी। बंगाल में स्थापना किया गया था। तो जब अखिल भारतीय संस्था की जन्म की बात होगी तो उसमें से ए.ओ. ह्यूम का नाम आएगा, जिसने आप कह सकते हैं मूर्त रूप देने का कोशिश किया गया या व्यवहारिक रूप से एक अखिल भारतीय संस्था बनाने की कोशिश किया गया। ए.ओ. ह्यूम जो कि एक नौकरशाह थे, अंग्रेज नौकरशाह थे, उसने कोशिश किया कि एक भारत में अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था बनाया जाए। तो उसने जो कोशिश किया उस कोशिश में रंग लाई और 1884 में, याद रखेंगे, इस 84 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था का नाम था, ध्यान रखेंगे, उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, यूनियन। ध्यान रखेंगे कि 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक संस्था की जन्म होती है जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल यूनियन, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसका स्थापना किया गया। इसी संस्था का, इस यूनियन का पूना में होने वाला था संगोष्ठी या आप कह सकते सम्मेलन आयोजित होने का निर्णय लिया गया था कि पूना में होगी। कब होगी? 1885 में होगी। लेकिन पूना में किसी कारणवश या कह सकते पूना में प्लेग फैल जाने से, किसी किताब में हैजा फैल जाने से, ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो किसी कारणवश से पूना में नहीं होने के बाद यही इंडियन नेशनल यूनियन का जो सम्मेलन आयोजित की जाएगी वो बम्बई में की जाएगी। ठीक है, बम्बई में की जाएगी और इसकी सम्मेलन की जो आयोजन होने की तारीख है वो 28 दिसंबर 1885। ठीक है, याद रखेंगे किसका सम्मेलन हो रहा है? हो रहा है
इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होने जा रहा है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ होने जा रही है तो याद रखेंगे, वो एक आप कह सकते स्कूल है, जिस स्कूल का नाम है, ध्यान रखेंगे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल है। ठीक है, इस स्कूल में इसकी सम्मेलन होने जा रही है। तो हम लोग इस बात के याद रखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया गया था। लेकिन अगर आप विस्तार से पढ़ते हैं तो उसमें इसकी आयोजन कांग्रेस की नहीं हो रही थी किसका, इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की। लेकिन याद रखेंगे इसी सम्मेलन के बीच में ही एक सुझाव देने वाले जो शख्सियत नज़र आएंगे वो हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। इसने एक सुझाव दिया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह में ये जो संघ है, यूनियन है, इसके जगह में आप कांग्रेस कर दीजिए नाम। ठीक है, कांग्रेस नाम कर दीजिए। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह में इसी सम्मेलन के दौरान ही इसका नाम चेंज होकर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बंबई में की गई थी। ठीक है, की गई थी, इतनी बातें। लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी जन्म कैसे होती है। 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा एक संस्था स्थापना होती है जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी का अगले साल 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजन होने वाली थी, सम्मेलन होने वाली थी। इसी सम्मेलन के बीच में दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव देते हैं कि यूनियन की जगह में उसे आप कांग्रेस कर दीजिए और इस प्रकार इसका नाम पड़ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जब स्थापना हुई तो कोई न कोई अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष के तौर पर कौन थे, ध्यान रखेंगे, नाम होगा WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। ये WC बनर्जी कौन है, फुल फॉर्म नाम देखा जाए तो होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। और याद इस बात का रखेंगे, सचिव के तौर पर कौन थे तो ए.ओ. ह्यूम। और ये सचिव के पद तक कब तक रहा, सचिव के पद पर कब तक रहा तो ध्यान रखेंगे सचिव के पद पर ये 1906 तक रहे। ठीक है, इसके बाद 1906 के बाद 1907 में दिनासा ई वाचा करके होंगे, वो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव होंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे, ध्यान इस बात का रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखे हैं। ठीक है, याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है विलियम बेडरबर्न। ठीक है, क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, विलियम बेडरबर्न। ठीक है, बेडरबर्न। तो याद रखेंगे कि ए.ओ. ह्यूम का जीवनी लेखक करता कौन है, विलियम बेडरबर्न। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब ये सम्मेलन हो रही थी उस समय कुल 72 सदस्य ने भाग लिए थे, जिसमें से सर्वाधिक सदस्य जो थे वो बम्बई से था। ठीक है, याद रखेंगे वो बम्बई से था। और कितना था तो कुल सदस्य बम्बई से 38 थे। बाकी 38 के अलावे यानी 72 में अगर 38 को घटा दिया जाए, 38 घटा दिया जाए तो कितना शेष बचता है, 12 में 4 और 6 में 3, बाकी 34 मेंबर पूरे इंडिया से थे। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता जो किए थे WC बनर्जी, 72 मेंबर शामिल हुए थे। उस अध्यक्षता के उस सम्मेलन के सचिव के तौर पर ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव
आप कह सकते हैं ए.ओ. ह्यूम थे जो वो 1906 तक रहे, और आप इस तरह कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्मदाता भी ए.ओ. ह्यूम ही है। ए ह्यूम की का लेखक, सॉरी, उसकी जीवनी का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे वो है विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न है। ठीक, इस प्रकार ध्यान रखेंगे इतनी सी बातें। आगे एक बात ध्यान रखेंगे कि बहुत से बुक में आपको ये लिखा रहता है कि ए.ओ. ह्यूम जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की वास्तुविद है, आर्किटेक्ट है, जन्मदाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और ध्यान रखेंगे कि ए.ओ. ह्यूम के साथ साथ कांग्रेस की अगर हम वास्तुविद की बात करें तो एक बात ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, और साथ ही साथ आनंद मोहन भी थे। ठीक है, आनंद मोहन भी थे, आनंद मोहन बोस। इस प्रकार अगर हम कहा जाए कि कांग्रेस की वास्तुविद, आर्किटेक्ट अगर ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं तो इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति और हैं, जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें से आपको मैं पहले बताया कि कांग्रेस के बारे में कुछ विवाद है। ठीक है, एक विवाद ये है कि सेफ्टी वॉल वाली कहानी। ठीक है, सेफ्टी वॉल वाली कहानी, और ये सेफ्टी वॉल वाली कहानी जो है आप कह सकते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले जो उजागर किया गया था वो है 1916 में। नाम है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। इसने एक पत्रिका जिसका नाम है एक पत्रिका जिसका नाम है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया नामक पत्रिका में इसने एक लेख लिखा और कहा कि कांग्रेस जो है वो डफरिन का, लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है, या कह सकते हैं लॉर्ड डफरिन का दिमाग का शिशु बताया। किसने बताया? लाला लाजपत राय ने बताया। ठीक है, एक पुस्तक क्या है, यंग इंडिया में बताया किस तरह की बातें हैं। लेकिन साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्या सच में सेफ्टी वॉल वाली कहानी है, सच में ऐसा कहानी है। अगर ऐसा कहानी है तो ठीक है। ठीक है, आप मानते हैं कि ऐसा कहानी है, तो दूसरा पक्ष एक और है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पक्ष ये भी है कि ए.ओ. ह्यूम जो है वो एक नौकरशाह थे। आपको पता है नौकरशाह थे। तो ये भी आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो कांग्रेस है वो ए.ओ. ह्यूम को एक तड़ित चालक के रूप में काम किया। अगर कोई भारतीय व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना करते और अगर सरकार विरोधी कोई काम करते आप, तो उस संस्था को जन्म दे ही नहीं पाता, क्योंकि उस पर बैन कर देता सरकार। तो इस प्रकार दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम किया तो ठीक है, काम किया। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि ए.ओ. ह्यूम को भारतीय नेताओं ने तड़ित चालक के रूप में भी काम किया। ठीक है, अगर ए.ओ. ह्यूम नहीं होते तो शायद ये संस्था रन नहीं कर पाती। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व वाली कहानी का मतलब ये है कि जिस तरह कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगी रहती है ताकि कुकर ब्लास्ट ना करे, तो कहा जाता है कि यंग इंडिया में जो लेख लिखा है उसमें कहा जाता है इस बात को लेकर, उस समय एक भारत में एक उबाल आ रही थी राष्ट्रवाद का, और इससे अंग्रेज को डर लग रहा था। इस उबाल को रोकने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था का जन्म दिया जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और उस उबाल को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, एक छेद के रूप में उसको बाहर निकाला ताकि अंग्रेज के खिलाफ कोई जनता भड़के ना, सिपाही विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो जाए। ठीक है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि ए.ओ. ह्यूम को भी भारतीय नेताओं ने भी उनको एक तड़ित चालक, लाइटनिंग जो कंडक्टर होता है उस प्रकार से इस्तेमाल किया गया था। ये एक विवाद है। ठीक है, खैर इस विवाद में नहीं पड़ना है। ध्यान रखिएगा कि दोनों आप कह सकते हैं कि डफरिन ने अगर इस्तेमाल किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो भारतीय नेताओं जो प्रारंभिक नेता थे वो लाइटनिंग के रूप में, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया किसको? ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, और कोई बात नहीं है। दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत का गवर्नर जनरल या आप वायसराय कहिए अच्छा रहेगा, ठीक है। वायसराय कौन थे? तो याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस समय के वायसराय थे। साथ ही साथ अगर भारत सचिव की बात किया जाए तो भारत सचिव के तौर पर ध्यान रखेंगे उस समय भारत सचिव के तौर पर थे जो कि नाम है लॉर्ड आर चर्चिल, ठीक है। ध्यान रखेंगे लॉर्ड आर चर्चिल, ठीक, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप ये भी आप याद रखना चाहते याद रखेंगे कि उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन थे? तो पीएम को ध्यान रखेंगे। वो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में ब्रिटेन का पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन का पीएम थे ग्लैडस्टोन, ठीक है। याद रखें ग्लैडस्टोन, ठीक, ग्लैडस्टोन। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन, सचिव आर चर्चिल और ब्रिटेन का पीएम जिसका नाम है ग्लैडस्टोन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह भी कहा जाता है, जो सेफ्टी बल्ब वाली बात थी, तो कहीं न कहीं इस बात की भी चर्चा होती है कि दूसरा सम्मेलन जो कलकत्ता में हुआ था जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, उस अध्यक्षता करने के बाद लॉर्ड डफरिन ने एक गार्डन पार्टी भी दिए थे। तो इसमें कहा जाता है कि कहीं न कहीं लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था या फिर कांग्रेस की स्थापना, आप इस पर कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया। आगे चल के भले बेटा बिगड़ जाए अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं जन्म इस बात के लिए हुआ था कि इस संस्था के द्वारा जो भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय आंदोलन का उबाल था उस उबाल को रोका जाए, ठीक है, और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सिपाही विद्रोह के जैसा, ठीक है। इस बात का भी हमारे इतिहासकार द्वारा जिक्र किया जाता है कि अगर कांग्रेस से उतना ही अगर सरकार कांग्रेस के प्रति नरम रुख नहीं रहती या उनके उससे उदार नीति नहीं रखता कांग्रेस के प्रति, तो फिर 1886 में जो सेकेंड कांग्रेस की सम्मेलन हुई थी जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं, कलकत्ता में हुआ था, उसके बाद वहाँ पर डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दिए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता किसने किया था, कब किया था, ये सारी बातें पूछे तो ध्यान रखेंगे। वो जिसका नाम है जिससे ये पदवी मिला कि प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, वो है बदरुद्दीन, याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तैयब जी ये हैं। और इस बात का ध्यान रखेंगे ये तीसरा सम्मेलन था और कब की बात है, 1887 की बात है। ये सम्मेलन मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में हुआ था। सेकंड बातें, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, अध्यक्षता किए थे कौन है, तो ध्यान रखेंगे इस कब की बात है, 1888 की, और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में इसकी सम्मेलन हुआ था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज यूल, जो कि इसका सम्मेलन इलाहाबाद में हुई थी और 1888 में हुई थी। इस प्रकार अगर आप पूछा जाए तो प्रथम कौन है, याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने किया, तो वो थे W.C. बनर्जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेकंड अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता किसने किया था? मुस्लिम धर्म से यानी इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्ति जिसने अध्यक्षता किए थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि तीसरा सम्मेलन था, मद्रास में हुआ था, 1888 में हुआ था, 1887 में हुआ था। और इसके बाद अगर आपको चौथा पूछे यानी चौथा सम्मेलन की बात किया जाए जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता किए थे वो थे जॉर्जूल, और इसकी सम्मेलन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार चारों को याद रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात है, अब यहाँ पर एक अवधारणा और खुल के सामने आती है कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस जो नीति अपनाई, खासकर मतलब अंग्रेजों के प्रति, या कांग्रेस ने अपनी नीति को बढ़ावा दिया, तो एक उदारवाद नीति था। ठीक है, उदारवाद नीति था, इसीलिए हम इसको उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है, उदारवाद नीति था। इस नीति के तहत में जो मांगे की जा रही थी, खासकर अंग्रेजों से, जो हम गुलाम थे उनके, तो मांग की जा रही थी आवेदन, प्रतिवेदन, भाषण, लेख के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांग रखते थे। संवैधानिक तरीके से चाह रहे थे कि सरकार मुझे कुछ रियायत दिया जाए, लेकिन मैं गुलाम हूँ, वो मेरा सर्वसर्वा है, मुझे क्यों रियायत मिलेगी? ठीक है, तो रियायत देने की बातें यहाँ पर नहीं आती है। और उस समय जो भी नेता थे, प्रखर नेता थे जो कांग्रेस के हुआ करते थे, इस दौरान सब के सब उदारवाद नेता थे। खासकर वो आप चाहे तो नाम इस प्रकार है, सुन लीजिए। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, दिनाशा वाचा, ये सब जो व्यक्ति हैं सब उदारवाद नेता हैं और इनका मात्र काम है आवेदन, प्रतिवेदन। इसी वजह से कांग्रेस के बारे में कुछ हमारे नेताओं ने भी बोला है, उनका अपना विचार दिया गया है। तो चलिए हम लोग उस विचार को देखते हैं पहले, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के बारे में लोग क्या क्या उस समय बोला करते थे। दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत कोई अपने अपने कमेंट दिए, उसमें लॉर्ड डफरिन का भी कमेंट है। अगर देखा जाए कि लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो लॉर्ड डफरिन ने ये बातें कहे थे कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उच्च वर्ग से हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत कम वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये डफरिन ने कहा था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी पतन की कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा होगी कि इसके शांतिपूर्ण अंत में मैं सहयोग करूं। ठीक है, यानी कांग्रेस की मरणासन स्थिति में है। ठीक है, या कह सकते हैं कि कर्जन का एक अभिलाषा है, उनका कह सकते हैं कि तमन्ना है कि ये कहते हैं कांग्रेस पतन की कगार पे खड़ी है और मेरी एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? अभिलाषा ये है कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस की मृत्यु में उसका सहयोग कर सकूं। ठीक है, ये कर्जन का कहना था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का। गंगाधर तिलक साहब इसने कहे थे कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस तरह मेंढक बरसात आने से पूर्व टरटराना शुरू करता है और कुछ दिन टरटराते फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तिलक साहब ने ये कहे थे कि अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगी। अश्विनी दत्त ने कहा था, ठीक है, अश्विनी दत्त ने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कांग्रेस के समय 3 दिन होता था तो आप कह सकते हैं 3 दिन की तमाशा था। इसके बाद अगला नेता लाला लाजपत राय ने कहते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, लाला लाजपत राय कहना था कि कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा, और बिपिन चंद्र पाल ने कहे कि कांग्रेस को याचना संस्था कहा। ठीक है,
बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। इस प्रकार कुछ कुछ कमेंट किया गया था कांग्रेस के बारे में। ये सब बातें याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक जानने के बाद किसी एक के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो हमें जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनके बारे में कुछ बातें हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई है, आप थोड़ा सा जानिए इनके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में। इसे याद रखेंगे कि इसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का 3 सम्मेलन में इसने भाग लिया है, ठीक है। यानी कांग्रेस का 3 सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, अध्यक्षता किए थे 3 सम्मेलन की। वो कौन कौन सम्मेलन है याद रखेंगे। 1886 का कलकत्ता में अध्यक्षता किए, इसके बाद 1893, ठीक है, 1893 के लाहौर अधिवेशन का भी इसने अध्यक्षता किए और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन का भी इसने अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखेंगे कि ये पहला व्यक्ति है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या भारतीय नेता आप पहला व्यक्ति कह सकते हैं जिसने ब्रिटिश संसद के निम्न सदन, यानी याद रखेंगे ब्रिटिश संसद के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, ध्यान रखेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य भी बने थे और बनने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी जिस प्रकार हमारा भारतीय संसद का निम्न सदन जो कि लोकसभा है, उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि निम्न सदन है, वहाँ पर चुनाव जीते थे और चुनाव जीते थे लिबरल पार्टी चुनाव जीतकर भारतीय नेता भारतीयों का शान बढ़ाए और कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र नेता या प्रथम नेता जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बने थे वो कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसने 1890 ईस्वी में नौरोजी साहब ने इंग्लैंड से, याद रखेंगे 1890 ईस्वी में नौरोजी साहब ने इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से इंडिया नामक पत्र निकालता था, ठीक है, इंडिया नामक पत्र निकालते थे या प्रकाशित करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में इतनी सी बातें याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखेंगे कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किए हैं, 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में ही, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रथम भारतीय हैं जिसने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का, जिसे निम्न सदन कहते हैं, उनका ये मेंबर बने थे। और लास्ट में एक बात ध्यान रखेंगे, इसने इंडिया नामक पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित किए थे, समय है 1890, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ तथ्य, इसको आप सही से देखिए और आगे मैं दूसरा लेक्चर आप तक लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंस हो, आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस हो, उन सब बातों को रखा जाएगा। तो तब तक के लिए आपसे मैं कह सकता हूं कि पूरे वीडियो को देखिए और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों, शेयर भी करेंगे, एक तो लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट करेंगे और जो सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत, थैंक यू।